निदा, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसके ऊपर हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातें करते आए हैं, तज्जिया देते हैं, और हमने हमेशा यही अज़म किया है कि हम शाह खर्चियाँ कम करेंगे। हम हमेशा टारगेट बना लेते हैं सदर और वज़ीर आज़म को। हम कभी ये बात नहीं करते कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, अफसरशाही क्या कर रहे हैं, उनके क्या नहीं, जब घर का सरबराह की बात करते हैं ना कि जब जैसे वालिद होते हैं बच्चे वैसे बनते हैं, तो जब घर के सरबराह का ये हाल होगा। मुझे ज़रा कंप्लीट करने दें, फिर मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके मज़ीद सवालों के जवाबात देने के लिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे मुल्क में एक प्रोटोकॉल होता है सदर का, वज़ीर आज़म का। जहाँ तक आपने बात करी कि उनका इंचौराज होता है, उसमें गाड़ियाँ होती हैं। आपने हमारे मुल्क के हालात देखें सिक्योरिटी के हवाले से। नवाज शरीफ साहब भी अभी 2 रोज़ कबल जब कराची आए थे तो हमने उनको CM सिंध का प्रोटोकॉल दिया था, क्योंकि सिक्योरिटी के ऐसे हालात हैं जहाँ पर हम अपने लीडरान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। आपने देखा कि बीबी साहिबा को जिस किस्म की सिक्योरिटी दी गई, हमारे हाथों से वो आज चली गई हैं, वो शहीद हो गई हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हम अपने बाकी हुक्मरानों को भी इस तरह खो दें। सबसे अहम चीज ये है कि सदर वज़ीर आज़म, ठीक है, मैं पाकिस्तान में भी तैयार की जा सकती हैं शर्मिला। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। मैं बड़ी एक आसान सी बात करूंगी कि चले जी, वजीर आजम सदर साहब को 1 सेकंड के लिए जरा साइड में रखते हैं। मैं कहती हूँ पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, आपकी 4 सूबाई असेंबलियां, गिलगित बाल्टिस्तान में भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसमें अपोजिशन के भी हैं, इसमें हुकूमती भी हैं, इत्तेहादी भी हैं। इनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, या इनके जो डेली अलाउंसेस हैं, या जो ये तनख्वाह लेते हैं, जो ये पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करते हैं, क्या ये अच्छा नहीं हो कि आज मुल्क के मौजूदा हालात देखते हुए, दहशतगर्दी के हवाले से, सैलाब ज़दगान के हवाले से, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के हवाले से, क्या ये वॉलंटरली ये नहीं कह सकते? उसमें बड़े बड़े जागीरदार बैठे हैं, इंडस्ट्रीज माशाल्लाह बैठे हुए हैं, सब साहिब ऐसे थे। अगर ये कहें कि जी हम वॉलंटरली ये एक्सेप्ट नहीं करते, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तर्क कर देते हैं, अपने डेली अलाउंस तर्क कर देते हैं और ये कौमी खजाने में जमा करा देते हैं, तो क्या आज हम अमेरिका से जो इमदाद लेते हैं उसमें कहीं तो कमी आएगी? मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन करे तो सही। हम बैठ जाते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, क्या होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम, अपने घर से शुरू करें। लेकिन जो ऐलानात वजीर आजम ने पहली तकरीर में 100 रोजा एजेंडे के बारे में किए, उनमें बात पूरी नहीं हुई। उसमें उन्होंने वज़रा के हवाले से बातें की, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, आप ब्यूरोक्रेसी की बात करिए, उन्होंने ऐलान किया, किसी पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से कॉलर जहीर अवान साहब हमारे साथ, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। निदा, आपका ये मौजू बड़ा अच्छा है, और आपकी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो आपने क्लिप्स दिखाए हैं, तो देख के मेरा भी ज़मीर जागा है कि मैं इस मुल्क के अमीर हुक्मरानों के गरीब मुल्क का गरीब बशिंदा बोल रहा हूँ। और हमारे ये जो मुल्क के अमीर हुक्मरान हैं, मुझे इन्होंने जो जितने भी मुशीर और ये जो वजीर और जितने पूरी जफर मौज रखी हुई है, ये टीवी टॉक्स पे आके इतनी महंगाई है, इतना अवाम जो है वो बेचारी सिसक के मर रही है, और इन्होंने, मुझे समझ नहीं आती कि ये हर मौजू का हल जमहूरियत है। देखिए जी, जमहूरियत आ गई है इस मुल्क में, जमहूरियत हो गई है इस मुल्क में, जमहूरियत। मुझे बताइए, इस जमहूरियत कौन सी हड्डियां में पकती है, कौन से चूल्हे में जलती है, इससे कौन सा पेट्रोल सस्ता आता है, इस जमहूरियत से क्या चीनी सस्ती हो गई है, इस जमहूरियत से क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई है? इस जमहूरियत से तो बेहतर है, मैं कहता हूँ इससे बेहतर है कि हमें कोई, मैं कहता हूँ कोई ऐसा कोई वो जो लोग इस जमहूरियत से परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया जहीर अवान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं 0800-77262। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहबा मौजूद हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन भी MQM के रहनुमा हमारे साथ हैं। लेकिन हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, उनसे हम गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गरीब मुल्क के हुक्मरानों के शाहाना अखराजात और तर्ज जिंदगी पर हम बात कर रहे हैं, और अब हम MQM से ख्वाजा इजहारुल हसन को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहेंगे। और MQM गालिबन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो वाहिद जमात है जो कि
वाकई में मिडिल क्लास जमात हमें नजर आती है और ये ड्यू क्रेडिट हमें उनको गालिबन देना भी चाहिए। MQM की MPA शहनाज सैफुद्दीन फखरिया मोटरसाइकिल पर सिंध असेंबली आती हैं और यही सूरत हाल मुकीम आलम जो कि PS 112 से रुकन सिंध असेंबली हैं, वो भी अपनी मोटरसाइकिल पर फखरिया असेंबली आते हैं। लगभग 20 MPAs MQM के ऐसे हैं जो या तो मोटरसाइकिल पर आते हैं या कारपूलिंग के जरिए सिंध असेंबली तक पहुंचते हैं। अब ख़ाजर ज़ाहिर हुसैन साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आप हुकूमत के इत्तेहादी ऑफ एंड ऑन रहे हैं, अभी भी हैं, तो इतनी अच्छी रिवायत आपने डाली, हुक्मरानों पर कभी जोर नहीं दिया। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो MQM हुकूमत से अलग हो जाती है, कभी सादगी अपनाने पर आप लोगों ने जोर नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निदा और थैंक्स फॉर योर कम्प्लीमेंट। और कम से कम आपने इस बात को न सिर्फ अलल ऐलान न सिर्फ कहा, जहाँ तक MQM का ताल्लुक़ है, MQM इस मुल्क की तीसरी बड़ी गरीब मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल कौमी जमात है और 12 मरतबा MQM के जो कल्चर के अंदर मौजूद है। यानी पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, मुल्क का कल्चर या हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन वो एक अलग चीज़ होती है। जो जमहूरियत, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर बनाती हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना कल्चर होता है। MQM का जो कल्चर है वो इंतहाई डाउन टू अर्थ है। उस कारकुन की 20-20 साल, 25-25 साल ट्रेनिंग ही इसी बात पे होती है कि वो गरीब मुतवस्सित तबके के होने के साथ साथ महदूद वसाइल में अपने आप को न सिर्फ कौम की रहनुमाई, नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़े और अपने वसाइल और मसाइल को महदूद तरीके से वो निमटने का बखूबी फ़न जानता है। यही कल्चर बाद में जब हुकूमत में आते हैं तो हुकूमती कल्चर बन जाता है। तो जहाँ तक MQM की बात का ताल्लुक़ है, तो MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन 12 मरतबा अपने बयानों में आपने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक ओहदे को निशानदेही की। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान में, इस मुल्क में 2% वडेरे जागीरदार अशराफिया भरी पड़ी है जो खुसूसन पॉलिटिक्स को न सिर्फ एज ए बिज़नेस ट्रीट करती है बल्कि इसको एज ए वेलफेयर के बजाय इसको उन्होंने अपना ज़रिए माश ही बनाया। और जहाँ तक आपने क्रिटिसाइज़ किया है तो देखिए, सिक्योरिटी मेजर्स तो इसमें कोई शक नहीं है। और मैं शर्मिला की बात को यहाँ यूँ सेकंड करता हूँ कि हमारे यहाँ सुदूर पर, वज़राए आज़म पर, साबिक़ वज़राए आज़म पर, मौजूदा वज़राए आज़म पर खुदकश धमाके हमले होते रहें। तो प्रोटोकॉल इज़ समथिंग एल्स। और ये जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, इसमें आपके मौक़िफ़ की बिल्कुल तायीद करते हैं कि तमाम के तमाम हुक्मरानी इत्तेहाद बशमूल MQM, उसके एक MNA और MPA, वहाँ से लेकर हुकूमती आला ओहदे तक, ये तमाम हुक्मरानों का फ़र्ज़ है और पार्टी के अपने कल्चर का भी फ़र्ज़ है कि वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कर्टेल करें ताकि हम बाहर से बैरूनी इमदाद पे कम इन्हिसार करें और अपनी आवाम को ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें और अपने खर्चियों को कम कर सकें। हम तो कहते हैं कि हम बैरूनी इमदाद के बगैर रह नहीं सकते और हमारे वजीर दाखिला कहते हैं कि जिसने कर्जा ले लिया उसकी गैरत भी साथ चली गई। anyway, हमारे साथ कराची लियारी से कॉलर हैं शोएब, उनसे बात करते हैं। जी शोएब, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच समा, आपने मुझे टाइम दिया। एक कह रहा है कि महंगाई के बारे में जो अपने अखराजात कम करेंगे, ये तो बिल्कुल कम होगा। जब तक मुल्क के अंदर करप्शन कम नहीं होगा तो महंगाई कम नहीं होंगे। आज दुनिया के अंदर लोड शेडिंग नाम के जानते नहीं है, लोड शेडिंग क्या होता है। लोड शेडिंग पाकिस्तान में होता है और अजीब है। आप बाहर मुल्क में जाओ, कहते कराची में लोड शेडिंग होता है, लोग परेशान होते हैं। लोड शेडिंग क्या होता है? कभी आप देखो आटा नहीं है, कभी आप देखो चीनी नहीं है, कभी इस मुल्क में पेट्रोल नहीं है, कभी इस मुल्क में क्या नहीं है। क्या ये पहले नहीं थे जी? ये अब हो गए। ये क्यों हो गया? ये कोई बड़ा मसला नहीं, ये हमारे हुक्मरान नहीं चाहते हैं और कि ये मसला हल होए। और यहाँ पर शुक्रिया बहुत बहुत। शर्मिला, आपने भी गुफ्तगू सुनी, ऑपोजिशन भी करप्शन की बात करी, आवाम भी करप्शन की बात करी। मैं तनकीद बराए तनकीद हरगिज नहीं करना चाहती, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि गरीब वाकई में पिस रहा है। अगर हमारे शहाना ठाट बाट से दुनिया पर कोई रोब कायम हो रहा हो तो बखुदा हम अपने खून का आखिरी कतरा भी इन पैलेसेस को सजाने के लिए और इन गैर मुल्की दौरों पर लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि हमारी मुल्क की सोवरेनिटी को कोई रौंद के हमारी सरहदों में घुस जाता है, कार्रवाइयां करके चला जाता है। हम फ्रांस 6 करोड़ आबादी का मुल्क, उसका वजीर खारजा ये कह रहा है कि पाकिस्तानी वजीर आजम से मेरी शाम में मुलाकात होगी। तो मैं उनसे पूछूंगा कि कैसे उसामा बिन लादेन इतने सालों से पाकिस्तान में रह रहा था और हुकूमत बेखबर थी। ये हमारी वक़्त है बैरूनी दुनिया में। देखिए निदा, इस वक्त बड़ा आसान है कि आप अपने मुल्क पे, आप अपने मुल्क की जो आपकी कौमी सलामती इदारे हैं उन पे तनकीद करें। बिल्कुल
آج 7 بلین پیپل آل اوور دا ورلڈ آپ سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن آپ کے ملک میں 5 سال سے کیا کر رہا تھا. لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ تنقید کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ اس ملک میں 4 بار ڈکٹیٹرشپ آئی اور جمہوری حکومتوں کو نہیں چلنے دیا گیا. کیا ہوا, کیا ڈیلیں ہوئیں, کیا نہیں ہوئیں, کیا معاہدے ہوئے, یہ آج تک کبھی منظر عام پر نہیں ہے. کبھی برطانوی اخبار میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے, کبھی کہیں سے کوئی چیز لیک ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ان کیمرہ سیشن جو پارلیمنٹ کا ہوا ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں ندا, جو فلٹر ہو کے چند ایک باتیں باہر آئی ہیں, وہ آپ اور میں اسے بیٹھ کے تبصرہ تو ضرور کرتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ملک کی سوورینٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو ایک ریزولوشن بھی پاس ہوا ہے اور اس میں پورے پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم سامنے آئی ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے, اس ریزولوشن میں یہ لکھا ہوا ہے, ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد بھی ہم نے ملک میں جو صورتحال دیکھی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں. ہم موضوع سے ڈیریل نہیں ہوتے. آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی بات کی. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف شرمیلا مشہور تھے کہ وہ ایک دفعہ سوٹ پہن کے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. یہی صورتحال وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے لیے بھی مشہور ہوئی. وزیر اعظم نے جو اپنے اثاثوں کے گوشوارے بتائے ہیں, کہیے. اگر آپ میری بات بیچ میں کاٹیں گی اور اگر آپ میرا جواب نہیں سننا چاہتی تو میرا اس پروگرام میں بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے. میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کرتی ہوں. آپ اگر مجھ سے سوال کر رہی ہیں بی بی, تو آپ کم از کم مجھ سے جواب تو پورا لے لیں. میں اس ریزولوشن کی بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا نا اس کے بعد بھی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, میں اسی کا جواب دے رہی تھی, اگر آپ تحمل سے سنیں. دیکھیے بیبی بات یہ ہے کہ اس ریزولوشن میں یہ لکھا ہے اور یہ پورے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ اسے پاس کیا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے بی بی, اگر آپ اسے پڑھنا ضروری سمجھیں, کہ اگر آئندہ اس ملک میں ڈرون اٹیک ہوئے تو پھر ہم سوچیں گے کہ نیٹو سپلائز بند کرنی ہے یا نہیں. یہ پارلیمنٹ کا کلیکٹیو وزڈم ہے, اس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں بیٹھی. آپ نے کہا یہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ یہ معاملہ لے کر جائیں گے. ایک سیکنڈ سوچیں گے. ہاں, یہ پارلیمنٹ یہ بھی ریزولوشن پاس کر سکتی تھی کہ اگر آئندہ ڈرون اٹیک ہوئے تو ہم فوری طور پہ نیٹو سپلائز بند کر دیں گے. یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ کی پوری پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے 125 ممبران کے علاوہ اور بھی دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں. کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ آئندہ ڈرون آئے تو اسے گرا دو. تو دیکھیے باتیں کرنا بڑی آسان ہے, ریٹورکس میں پڑھنا بہت آسان ہے, یہ کہنا بڑا آسان ہے, اور سننے میں, دیکھنے میں, کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. امریکہ کے ساتھ جنگ کر دیں, بھیک کا پیالہ توڑ دیں. کیا آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ معاشی طور پہ مستحکم ہیں؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بھیک کا پیالہ توڑ دیں؟ بڑی خوشی ہوئی سن کے, انہوں نے کہا کہ جی پنجاب حکومت اب بیرون ملک امداد نہیں لے گی, امریکہ سے نہیں لے گی. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جب تک ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہے اس پہ اگری نہیں کریں گے, ان کے فیصلے سے اس کو مشروط کر دیا ہے. تو اب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے تقریباً $35 بلین جو ہیں وہ امریکی ایڈ لی ہے, اور اس دفعہ بھی جو وہ بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں اس میں $40 بلین ایڈ. ہم نے بات کی تھی ایرانی صدر کے سادہ طرز زندگی پر. تیل کی دولت سے مالا مال ہے ایران. ہم اپنے پڑوسی بھارت کی بات کریں, ہمیں ان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ ہمیشہ ایک کھدر کے کرتے میں نظر آتے ہیں. وزیر اعظم کے پاس 70,000 روپے کی ماہانہ تنخواہ میں ایسا کون سا فلسطینی جادو ان کے پاس موجود ہے جو وہ آئی روز ڈیزائنر سوٹس پہنتے ہیں؟